हेलो, मैं हूं मानस घोषाल और आपका मन का लाइव संपूर्ण में स्वागत करता हूं। तो आज का जो अपना टॉपिक था वो प्रीवियस वीडियो से ही हमने लिया है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या देख लिया था, प्रीवियस टॉपिक जो था अपना वही क्वाड्रेटिक, और अभी का भी है क्वाड्रेटिक, जो कि आपकी क्लास 10th टर्म 2 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आप और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसको देख सकते हो। ठीक है, ये हम लोग लास्ट में डिस्कस कर चुके थे। तो अभी हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्कस करने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो इक्वेशंस होती हैं उनको हम लोग को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, मतलब सॉल्व क्या करना होता है कि उसमें x की वैल्यूज़ हमको फाइंड करनी होती है, और उस x की वैल्यू को जब हम फाइंड करते हैं तो उसी को हम लोग एक रूट्स बोलते हैं। ठीक है, आपने छोटी क्लासेस में देखा होगा या पॉलिनोमियल्स में आपने देखा होगा या सुना होगा ज़ीरोज़ के बारे में, तो उसी ज़ीरोज़ को हम लोग एक रूट की तरह इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी जो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आप लोग देख सकते हैं कि जो आपका चैप्टर है बुक में, एनसीईआरटी बुक में 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो टर्म 2 में आने वाला है, तो उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज से मतलब इस क्वेश्चन से आपको बहुत मदद मिलेगी जब आप फर्स्ट एक्सरसाइज उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा गया रिप्रेजेंटेशन द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया कि आपको सिचुएशन आपको दे रखी है और आपको उस सिचुएशन से क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। पहली बात तो पहले इक्वेशन बनाएंगे, देन उसके बाद अपन फिर सॉल्व करेंगे उसके नेक्स्ट आगे वाले टॉपिक पे। तो देखते हैं तो अभी क्या कह रहा है ये, उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं। इसमें अभी बोल रहा था एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। तो आपने बोला कि सर रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो हमको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमको पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमको पता है वो क्या होता है, वो होता है L इंटू बी। ठीक है, बट इसमें उसके लिए लेंथ भी होनी चाहिए, ब्रेथ भी होनी चाहिए, तो वो नहीं है। तो वो हमको इसमें ही गिवन है क्वेश्चन में, उसमें से अपन को उस डेटा से अपन को उस डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला गया, लेंथ ऑफ द प्लॉट। तो सबसे पहले क्या बोला गया उसको पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 more than twice इट्स ब्रेथ। तो जो ब्रेथ है उसकी क्या है, 1 more than twice। तो बस सिंपल है, देखो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट बी ब्रेथ। वो ब्रेथ को हम लोग क्या डिस्कस कर लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, अगर ब्रेथ x है तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो लेंथ होगी वो ऑब्वियसली बात है कितना हो जाएगा, वो 2x + 1। ठीक है, अच्छा मीटर्स में लिख सकते हो आप लोग इसको, आप इसको मीटर्स में लिख दो। ठीक है, ये मीटर्स। और अपन को क्या पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए क्या करेंगे अपन, फिर से इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। वो कितना होगा हम लोगों के पास, वो होगा x इंटू 2x + 1। यहाँ पर डायरेक्टली मैंने क्या करी, वैल्यू को पुट कर दिया है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल मेरे पास है वो कितना है, 528 मीटर स्क्वायर, है ना। ऑब्वियसली बात है, एरिया है तो स्क्वायर में ही होगा, उसका यूनिट है ना मीटर स्क्वायर। तो 528 इक्वल टू x टाइम 2x + 1। ठीक है, अब देखो ये जो अब काम जो है ये छोटे बच्चे की तरह हो गया, सिंपल। कितना सिंपल हो गया है वो देखो आप लोग, आप देख पा रहे हो 528 इक्वल टू x टाइम 2x + 1। तो यहाँ पे हमको x से मल्टीप्लाई करना होगा 2x + 1 को, तो 2 वेट, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग 2x² + x इक्वल टू 528, और इसको थोड़ा सा और अच्छे से कर लेते हैं, 2x² + x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो ये वाला जो है ये अपना क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमको पता होना चाहिए, पहली बात। तो दूसरा क्या समझ में आना चाहिए, जो अपना जो डेटा है वो अपन को अच्छे से समझ में आना चाहिए कि उसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, 2x² + x इक्वल टू 528, है ना। और ये जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो कितना है, x टाइम 2x + 1, ये हमने देख लिया है। ठीक है, तो इससे हमने क्या करी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना दिया है। या हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो हमारे पास डेटा है, ये जो क्वेश्चन है, इससे हम लोगों ने कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफॉर्म किया है, वो ऐसे किया है। ठीक, तो सिंपल है। तो इसमें आपको पहली मेन चीज़ क्या याद रखनी है, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है ना। कोई भी रेक्टेंगुलर साइज़ है, प्लॉट की है या किसी की भी है, तो उसका एरिया पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
तो जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग को देखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 306, ठीक है। जो प्रोडक्ट है दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का वो कितना होना चाहिए, 306 होना चाहिए। तो पहली बात कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होना चाहिए, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होता है बेटा क्या होता है कि अगर लगातार मतलब लगातार अपने क्रम में होता है, मतलब कि अगर x है तो उसके बाद x+1 वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए लिखता हूँ, अगर एक नंबर आप x मानते हो तो दूसरा नंबर क्या होगा, x+1। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स वो कौन कौन से हैं, एक है x एंड दूसरा है x+1। आपको कुछ और मानना है तो आप कुछ और मान सकते हो, है ना। तो वो क्या कह रहा है कि जो x और x+1 है उसका जो प्रोडक्ट है वो है 306। तो कितना सिंपल हो गया ये। तो अभी देखो आप लोग, जब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो x² + x = 306, और हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, x² + x - 306 = 0। तो ये जो आपके पास इक्वेशन बनी ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो कितना सिंपल है, देखो डेटा समझा और उसको फिर हम लोगों ने अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके उसका आंसर निकाल लिया। तो यही करना है आपको। तो आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है तो ये आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये तो हुआ हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे फाइंड करना होता है एक डेटा को, कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई जा सकती है उससे, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बना ली, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करेंगे क्या, उसमें हम लोग x की वैल्यू भी निकाल के देखेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू क्यों निकालते हैं कि जो वेरिएबल है, ऐसा नहीं है कि अगर x की वैल्यू मतलब x की वैल्यू ही निकालनी पड़ती है क्या सर, और कोई वैल्यू नहीं हो सकती क्या, नहीं। आपका क्वाड्रेटिक अगर y की फॉर्म में है या z की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में है बट वो क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, हम लोग पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे जाकर भी। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, बस सिर्फ क्वाड्रेटिक की जो वैल्यूज़ हैं, मतलब जैसे अगर x की फॉर्म में अगर इक्वेशन है तो उस इक्वेशन से हमको x की वैल्यू निकालनी, क्योंकि x क्या वेरिएबल है तो वेरिएबल की वैल्यू निकाली जाती है, ठीक है। तो वैसे ही देखो कितना सिंपल हो जाएगा इसमें भी। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। पहली बात तो आप यहाँ पे तीन फॉर्मेट है कि आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करोगे। तो पहला फॉर्मेट होता है अपने पास फैक्टराइजेशन, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, एंड थर्ड होगा वो होगा अपने पास श्रीधराचार्य मेथड या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। श्रीधराचार्य मेथड से भी आप याद रख सकते हो, जो कि नॉर्मल उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अभी हम लोग जस्ट सिर्फ एक क्वेश्चन के मीडियम से हम ये समझना चाह रहे हैं कि कैसे कैसे हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है, आपने क्लास 9th में भी देखा होगा या आपने पहले पॉलिनोमियल पढ़ा है, वहाँ पे स्प्लिटिंग मेथड वाला जो टर्म सुना है आपने, स्प्लिटिंग टर्म करना होता है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है, उसको कैसे करना है, वही चीज़ इसमें फैक्टराइजेशन में होती है, कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। ओके, तो बस अब इसको डायरेक्ट डिस्कस करते हैं हम लोग। क्या लिख रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज़ 27 एंड द प्रोडक्ट इज़ 182। तो पहली बात आपको ये समझना चाहिए कि वो दो नंबर है, उन दोनों नंबर का सम कितना होता है 27। ये बोला है दो नंबर का टर्म कितना है 27। तो देखो कितना सिंपल है ये। तो पहला क्या है, फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर बी 27 - x, ठीक है। अगर आप x और 27 - x को वापस से अगर ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा 27, और वही तो बोला है क्वेश्चन में कि हुज सम इज़ 27। ओके, तो ये तो हो गया अपने पास। क्या कह रहा है, इसका जो सम है वो 27, ओके, एंड द प्रोडक्ट इज़ 182। अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ऐसे ही आपको पेपर में भी करना है, बस यहाँ पे आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की आपको फुल फॉर्म लिखनी है, ठीक है। यह मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, आपको फुल फॉर्म में लिखना पेपर में, ठीक है। वहाँ शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है क्योंकि आपके इसी के मार्क्स मिलेंगे उसमें, और एक ही लाइन में डबल इक्वल नहीं लगाना है आपको, ठीक है। सॉल्यूशन में एम्प्लाइज लगाना है, वो मैं यहाँ पे आपको समझा दूंगा जब मैं क्वेश्चन करवाऊँगा। तब क्या है अपने पास ATQ में क्या कह रहा है कि इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है x × 27 - x वो किसके इक्वल है 182 के, ओके। तो मल्टीप्लाई करना चालू करते हैं। 27 x - x² = 182। अब आपने एक चीज़ गौर करी होगी कि यहाँ पे 27x है और माइनस में x² है। तो माइनस में x² ऐसा नहीं कि हम लोग वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो हम लोग को जब भी x² को नेगेटिव दिखना है
जब भी दिखता है तो उसको अपन को पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। बस आप लोग ये सिंपल समझ लीजिए ताकि आपके लिए सिंपल हो जाए वो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल सा क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर जब LHS है मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर है तो उसको RHS की तरफ लेके चलते हैं। तो हमारे पास जो नई इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा बस पेशेंस चाहिए। वो पेशेंस क्या चाहिए कि अब कैसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करें, क्योंकि मिडिल में तो क्या है 27 है, तो 27 ऐसे किस किस से आता है, तो जैसे मान लीजिए 14 और 13 है, सपोज दैट 14 और 13 को अगर आप ऐड करते हो तो 27 आता है। क्या उसी के मल्टीप्लिकेशन से 182 आता है? हाँ तो आता है। तो आपका पहले बार में अगर क्लिक कर जाए तो वेल एंड गुड। वो कब करेगा, जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करोगे, ठीक है। तो अभी क्या करना होता है कि जो 27 है, ठीक है, उसके हम लोगों को क्या करना पड़ता है, स्प्लिट करने होती है वैल्यू को। तो जैसे कि अभी मैंने 27 को स्प्लिट करा किसमें, 13 एंड 14 में, ठीक है। अगर मैं उसका मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या वो 182 आता है। अच्छा मैं 182 ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है और जो कांस्टेंट टर्म वो कितना 182 है। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वही क्या होता है, इसका मिडिल स्प्लिट। मतलब उसका जब मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो उसके जो फैक्टर बनेंगे उसी फैक्टर को आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मिडिल टर्म आनी चाहिए। तो 14 और 13 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 182 मिलेगा आपको, ठीक है। तो अब आप क्या बोल सकते हो, सो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो आप लोग ये इंश्योर ज़रूर करिएगा कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या 182 आता है कि नहीं आता है, ठीक है। और अगर आता भी है तो फिर उनका जो सम है वो 27 के इक्वल आता है नहीं आता है, वो भी देखना है आपको, क्योंकि -14 एंड -13 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना होता है, जो एक जैसा दिख रहा है, और कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, एक तरह से डिवाइड होता है, ठीक है। ये तो आपको आता ही है। तो x कॉमन ले लिया हम लोगों ने, तो x माइनस 14 है ना। तो जो कॉमन लिया उसको क्या करो आप, जिससे कॉमन ले रहे हो, तो फर्स्ट दो से हम लोग कॉमन ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं, x को, तो उससे आप डिवाइड करोगे तो भी वही बात है कि डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना होता है वैसा तो। बट अगर नहीं समझ में आता तो समझ लो कि जो चीज़ एक जैसी दिख रही है उसको हम लोग निकाल लिया। और ज़्यादा समझना है तो आप क्या कर सकते हो, इन दो टर्म से हम लोग कॉमन निकाल रहे, तो इन दो टर्म में आप क्या करो, x को डिवाइड करके रखो, तो ये बनेगा आपके पास x माइनस 14 एंड माइनस 13 आप क्या करो, कॉमन ले लो, तो अगेन x माइनस 14 ही आपको मिलेगा। अच्छा मैंने ये कैसे किया, तो अब आपको ये चीज़ भी पता रखनी है, जिसको कुछ नहीं आता, इसको आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जिसको कुछ नहीं आता तो वो ये समझ सकता है कि जो x माइनस 14 इस वाले ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है वही का वही सेम इधर वाले ब्रैकेट में आना चाहिए। अगर आपका नहीं आता है या दोनों ब्रैकेट में जो वैल्यूज़ हैं वो अलग अलग आती है, वेरी करती है, तो कहीं ना कहीं आपने गलत कर दिया, मिस्टेक कर दी है, ठीक है। तो आप वापस से चेक कर सकते हो। तो अभी के लिए हम लोग तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। सो x माइनस 13 एंड x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है मुझे, इन दोनों ब्रैकेट को करना है 0 को इक्वल करना है। तो उससे मिलेगा क्या, अगर मैं दोनों ब्रैकेट को 0 को इक्वल करता हूँ तो x माइनस 13 इक्वल टू 0 किया और एक x माइनस 14 इक्वल टू 0 किया। तो यहाँ से x की वैल्यू मुझे कितनी मिल चुकी है, 13, एंड यहाँ से मुझे x की वैल्यू कितनी मिल चुकी है, 14। तो ये जो 13 और 14 है वो क्या है, इसकी वैल्यूज़ है, इसको ही हम लोग रूट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो और ये एक तरह से फैक्टराइजेशन है, ठीक है। फैक्टराइज करके हमने क्या कर दिया, रूट फाइंड कर लिए। तो रूट मतलब क्या है, अगर मैं x के प्लेस पे 13 या 14 में से कुछ भी रखता हूँ तो मेरी जो क्वाड्रेटिक बनी है तो उसमें उसकी जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। तो जो वैल्यू x की जगह पर रखते हैं और वो रखने के बाद उस पूरी इक्वेशन की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। किसको, जो x की वैल्यू है, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया अच्छे से, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग अपनी तरफ से दिमाग लगा कर सकते हो, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने वही वापस से कुछ एक कंसेप्ट बोला है अपन को। अब वो कंसेप्ट क्या बोला है वो देख लेते हैं हम लोग। कंसेप्ट तो क्या क्वेश्चन ही है ना, कंसेप्ट तो अपन खुद से लगा लेंगे। द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये पता होना चाहिए कि जो राइट ट्राइंगल है, मान लो कि ये है, ठीक है, ठीक है, राइट ट्राइंगल है। तो यहाँ पे जो इसका बेस है और जो लेंथ है ना, एल्टीट्यूड मतलब लेंथ परपेंडिकुलर है ना, ये चीज़ आपने पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ी होगी, वो किसमें लगती है, ट्राइंगल में लगती है, वो भी कौन से, राइट ट्राइंगल में है ना। तो उसमें क्या देखते हैं, पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग पीस हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर, ये पढ़ते हैं फॉर्मूले में, ठीक है। क्योंकि ये फॉर्मूला पाइथागोरस
खुद डिफाइन करके गए थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है वो कितना है अकॉर्डिंग टू दिस, अगर मैं यहाँ पे मान लूँ लेट बेस वो कितना है हम लोगों के पास x है ना, और जो एल्टीट्यूड है एल्टीट्यूड वो कितना है हमारे पास x माइनस 7, क्योंकि ये तो बोला है एल्टीट्यूड ऑफ द राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, जो इसका बेस है उससे 7 सेंटीमीटर उसका जो एल्टीट्यूड है वो छोटा है, ठीक है। और जो हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस अपन किसको बोलते हैं, बड़ी वाली साइड जो इधर है ना, ये वाली है वो हाइपोटेनियस है, तो ये हाइपो है, ठीक है। ये एल्टीट्यूड हो गया, शॉर्ट में लिख रहा हूँ है ना, और ये बेस हो गया। तो अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथा है ना, अकॉर्डिंग टू पाइथा भैया भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत क्या है ना, वहाँ से वैसे कोई बताना तो कुछ है नहीं अपन को। तो अकॉर्डिंग टू पाइथा वो क्या हो जाएगा, वो होता है कि हाइपो का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब एल्टीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेनियस है कितना अपने को गिवन, वो है 13, तो 13 का होल स्क्वायर, ठीक है, 13 है, 13 का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है अपने पास या एल्टीट्यूड कितना है हम लोगों के पास x माइनस 7 टू द होल पावर 2, ठीक है, एंड प्लस बेस कितना हम लोगों के पास x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अपन को सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने से अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो सॉल्व करते हैं, तो पहले थोड़ा सा यहाँ पे मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो आपने बोला सर हाँ 169 तो 13 का स्क्वायर होता है, और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, एम्प्लाइज का साइन लगा दिया, ठीक है। तो 169 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x माइनस 7 है, उसको मुझे कैसे ओपन करना है, a माइनस बी के होल स्क्वायर से, ओके। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बोलता है ना, यहाँ लिख दे छोटे छोटे से, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बोलता है, सिंस a माइनस बी टू द होल पावर 2 इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना, नॉट अ बिग डील, ये फॉर्मूला तो याद है आपको, है ना। तो यहाँ पर उस हिसाब से a कितना है एक्स स्क्वायर, ओके, ये एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 एंड प्लस अगेन एक्स स्क्वायर, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा हम लोगों के पास, यहाँ हो जाता है 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस नहीं, हम लोग जब इस तरफ ही लेकर आएंगे तो ये माइनस 120 इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। कैसे माइनस 120 इक्वल टू 0 आया ये, तो आप बोलोगे सर सिंपल है, हम लोग 169 को उस तरफ लेके चले गए, क्यों लेके चले गए, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को अपन को पॉजिटिव ही रखना है, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या कर सकते हैं हम लोग, 2 को कॉमन ले सकते हैं, अगर कॉमन लेना नहीं समझ में आता है तो आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो डिवाइड कर दो दोनों तरफ 2 से, तो आपके पास जो नेक्स्ट इक्वेशन बननी चाहिए वो बननी चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 120 की जगह पे आ जाएगा अपने पास 60, ठीक है, इक्वल टू 0। तो देखो अब इस इक्वेशन को अपन डिस्कस करते हैं इस तरफ, देखो कैसे, कितना सिंपल हो गया। अभी जो अपनी इक्वेशन है वो क्या देख रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अच्छा 60 आया क्यों, क्योंकि अपन ने 2 से डिवाइड किया है दोनों तरफ, तो 2 से जब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को डिवाइड करेंगे तो 1, एक्स के कोफिशिएंट को डिवाइड करेंगे तो 7, और कांस्टेंट को 120 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 60, ठीक है। तो ये आपके क्या दिख रही है, एक वैल्यू दिख रही है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अब ये क्वाड्रेटिक दिख गया, तो अब इस क्वाड्रेटिक में अपन को वापस से क्या करना है, फैक्टराइज करना पड़ेगा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा। तो मिडिल टर्म क्या है 7, तो 7 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो आपने बोला सर जिसका मल्टीप्लिकेशन 60 आना चाहिए और मिडिल टर्म है वो कितना 7 है, तो 12 5 जा कितना होता है 60 होता है, और 12 माइनस 5 करेंगे तो कितना 7 भी आता है। बट यहाँ पर जो 7 है उसके लिए हमको 12 को क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव करना पड़ेगा। मतलब देखो इधर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ गई, अरे सर ये तो बहुत सिंपल हो गया। अब क्या सिंपल हो गया कि अब मैं यहाँ पर अगर कॉमन लेता हूँ तो क्या कॉमन लूँगा, x को कॉमन लूँगा, तो x माइनस 12 एंड प्लस 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। आप जो यहाँ लिखते हो वही का वही यहाँ लिख दो, है ना, क्योंकि अगर आपका यहाँ सही है तो यहाँ पे भी आपका सही ही आएगा, तो लिख सकते हो वहाँ पर, है ना। तो अब जो बना आपके पास वैल्यू x प्लस 5
एंड x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अच्छा, मैं ये कैसे लिख रहा हूँ? किसी की क्वेरी होगी कि सर ये x प्लस 5 x माइनस 12 कैसे लिखा? तो अगेन आपको x माइनस 12 और x माइनस 12 जो दो ब्रैकेट है उसमें से एक को आपको निकाल लेना है ना। तो अब वो निकलने के बाद सिर्फ क्या रह जाएगा? x प्लस 5 रह जाएगा, तो उसको लिख देना है आपको। ठीक है, सिंपल हो गया। तो अब आप वापस से जब x को 0 के इक्वल करोगे या इन दोनों ब्रैकेट्स को 0 के इक्वल करोगे तो आपकी जो वैल्यू बनेगी x की वो बनेगी x इक्वल टू -5 एंड प्लस 12। तो ये क्या है? रूट्स है। तो दिस इज़ अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 16। ये हमने कहाँ से बनाई? ये हमने बनाई कहाँ से? इससे, इस डेटा से। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ क्या गिवन है आपके पास? जो ये बेस है वो x था, तो x के हम लोग -5 ले सकते हैं क्या? तो हम लोग -5 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो साइड है वो तो पॉजिटिव रहेगी। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर जो दूसरी वैल्यू है 12, तो वो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। दो वैल्यूज़ आई है अभी x की, एक -5 आई है, 12 आई है। अगर हम लोग इक्वेशन के हिसाब से देखें तो गुड, ठीक है, बहुत सही है। बट अगर हम लोग अपना जो डेटा है उसमें बेस है, मतलब जो साइड्स है, वो साइड्स कभी नेगेटिव आती नहीं है, तो हमारे पास जो x है वो तो -5 था। ठीक है, वो कभी हम लोग ले नहीं सकते -5 को, इसलिए हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो कंसिडर इसमें किसको करेंगे? सिर्फ 12 को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब मैं x के बेस पे रखता हूँ तो बेस मतलब क्या है? मेरे पास x है और मेरे पास जो एल्टीट्यूड है वो कितना हो जाएगा? 12 माइनस 7, इट मीन्स 5। तो एल्टीट्यूड कितना है? 5 है, और जो बेस है वो 12 है। ठीक है, तो बेस जो साइड्स होती है हमेशा पॉजिटिव रहती है और नेगेटिव तो नहीं आती है ना। इसलिए हम लोग ना बार बार बता रहा हूँ, इसलिए हम लोग उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। किसको? -5 को। ओके, ठीक है। तो हमारा ये वाला जो पार्ट था फैक्टराइजेशन वाला, ये तो कंप्लीट हो गया। अब जो दूसरा मेथड है हम लोग उसको भी देखते हैं। दूसरा मेथड क्या बोलता है, आओ देखें। दूसरा मेथड क्या है कि फाइंड द रूट्स। निकालना तो इसमें भी रूट्स ही हैं, बट अब मेथड है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर है, तो वो कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो वो भी देखते हैं, डिस्कस करते हैं। देखो, इसको जब अपन डिस्कस करेंगे वो एक कंपैरिजन से डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिससे आप लोगों को थोड़ी सहूलियत हो। सहूलियत इन द सेंस, देखो सबसे पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक आइडियल इक्वेशन लिखता हूँ, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप बोलोगे सर ये तो क्वाड्रेटिक है। मैंने बोला हाँ ये तो क्वाड्रेटिक है, इसके आइडियल लिख दी। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड के लिए हम लोग करने के वाले हैं, चुपचाप से एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a टू द होल पावर 2 माइनस बी बाई 2a टू द होल पावर 2 इज इक्वल टू सी बाई ए माइनस 1। ठीक है, और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a टू द होल पावर 2 इक्वल्स टू b बाई 2a टू द होल पावर 2 माइनस c बाई a, है ना। सर ये आपने कैसे लिख दिया? देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा और ज़्यादा आगे जाके सॉल्व करता हूँ तो इसी से हम लोगों के पास जो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला है वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, बस आपको क्या ध्यान रखना है, देखो यहाँ पर क्या स्टेप नहीं समझ में आती है। पहला स्टेप क्या है यहाँ पर कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको हमेशा 1 करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, a से डिवाइड कर दिया सभी को। a से डिवाइड करने के बाद हमने क्या किया कि जो c था उसको उस तरफ लेके चले गए, मतलब 0 के पास। अगर LHS से RHS में कोई चीज़ जाती है, अगर पॉजिटिव है तो उस तरफ जाकर नेगेटिव हो जाती है, कि सिंपल सा रूल हमको पता है। अच्छा, फिर ये कन्फ्यूजन होगा सर ये b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर, ये क्यों लिखा, ये कैसे आया? तो पहली बात, b बाई 2a का होल स्क्वायर हम लोग मैथ्स में एक आप लोग समझ लीजिए कि अगर मैथ्स में अगर कोई चीज़ हम लोग ऐड कर रहे हैं तो हमको सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ती है। अगर हम लोग कोई चीज़ अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको डिवाइड भी करना है। क्यों? क्योंकि जो इक्वेशन है उसको हम लोग को बैलेंस बना के रखना होता है। ठीक है, तो अब b बाई 2a क्यों लिखा, ये क्वेश्चन आता है। तो b बाई 2a लिखने का इसका रीज़न ये है, अगर इसको आप ध्यान से देखोगे, किसको, इस वाले को, इस वाली लाइन में, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और फिर क्या लिखा है प्लस 2ab। ध्यान से देखोगे तो अगर ये a है और ये b है तो ये क्या है प्लस 2ab। तो ये किसको कंसिडर करता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर को। तो लिख सकते हैं अपन इसको, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर को इंडिकेट करता है अच्छे से। ठीक है, अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर को इंडिकेट करता है तो अपन इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह ही लिख दें, तो क्या दिक्कत है, अपन को लिख देते फिर। तो ये हो गया x प्लस बी बाई 2a टू द होल पावर 2 इक्वल्स टू b बाई 2a टू द होल पावर 2 माइनस c बाई a। तो फिर दिक्कत ही क्या है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है।
तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से ए बी सी की वैल्यू को लिख लेते हैं, ठीक है। आपको दिक्कत ना हो इसलिए बॉक्स बना के लिख देता हूँ मैं। तो ए है वो कौन होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या लीडिंग कोफिशिएंट वो 2 है। जो बी है वो हमारे पास कितना है, वो -7 है, ठीक है। और जो सी होगा कांस्टेंट टर्म वो कितना है, 3 है। तो यहाँ पे साइन के साथ में लिखना है, सॉरी ये जो साइन के साथ में अपन को इसको लिखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ उसको तो मैं क्या लिखूँगा, अपने पास x है तो उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। अच्छा b कितना है अपने पास, वो 7 है ना। तो यहाँ पर x प्लस -7, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। अच्छा a कितना है, वो भी 2 है, टू द पावर 2। और यहाँ पर b बाई तो मतलब -7/2 इंटू 2 टू द होल पावर 2, माइनस c कितना है, 3/2। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ से, x माइनस 7/4 टू द होल पावर 2 इज इक्वल टू, ठीक है। आपको हमेशा इम्प्लाइज लगाना है ऐसे करके, ठीक है। ये वाले इम्प्लाइज आपको हमेशा लगा के रखना है। इससे क्या होता है, अट्रैक्टिव दिखता है और लगता है कि हाँ आता है आप लोगों को। तो इस ये साइंस होते हैं कुछ मैथ्स में, है ना, ये ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे भी लगा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे अब कितना हो रहा है, 49/4 का स्क्वायर कितना होता है, 69 माइनस 4 का स्क्वायर 16 होता है ना, 69 गलत बोल दिया। तो 49/16 माइनस 3/2, ठीक है। अब आप लोग इतना समझो कि नेगेटिव था, नेगेटिव का स्क्वायर जो होता है पॉजिटिव होता है, आपको सबको पता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा बात नहीं करेंगे अपन। अब यहाँ पर अगर मैं इसको एलसीएम लेके रखता हूँ तो मेरे पास कितना मिलता है, 25/16। और यहाँ कितना मिल रहा है, x माइनस 7/4। अगर यहाँ से स्क्वायर हटाता हूँ तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस, सो x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 5/4, है ना। थोड़ा सा अच्छे से और लिखना चाहूँ इसको मैं तो, ठीक है। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4, ठीक है। और अगर आप एक बार प्लस साइन लेते हैं तो इसमें 2 साइन कंसीडर करने हैं, एक बार प्लस साइन और एक बार माइनस साइन। तो अगर आप प्लस साइन लेते हैं तब वैल्यू क्या आएगी, एक बार माइनस साइन लेंगे तब वैल्यू क्या आएगी, किसकी वैल्यू, x की। तो एक बार प्लस साइन अगर आप कंसीडर करते हैं तो उधर जब 7/4 जाएगा तो आपको कितना मिलेगा, 3। क्यों, क्योंकि 7 + 5 कितना होता है, 12, और 12/4 कितना होगा, 3। और जब नेगेटिव साइन आप कंसीडर करते हैं कहाँ, इस तरफ जो प्लस माइनस 5/4 लिखा है उसमें, तो वहाँ पर कितना करना, 5/4 प्लस 7/4। तो माइनस 5/4 की वजह से यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी कितनी होगी, वो हाफ होगी, ठीक है। आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग इधर भी देख सकते हैं कैसे। अगर आपके पास क्या लिखा हुआ है, x माइनस 7/4 इक्वल टू प्लस, अभी मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ, सो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/4 प्लस 7/4। तो इससे आप क्या बोल दोगे कि सर ये तो सिंपल हो गया, हमको तो एलसीएम आता है, तो ये तो 12 हो गया, तो 4/12, 12/4 का मतलब 3 होता है। सिमिलरली जब हम नेगेटिव साइन को सॉल्व करेंगे तो उसमें भी ये करेंगे। तो अभी आया हमारे पास x की वैल्यू, ठीक है। तो हमको क्या ध्यान रखना है, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इक्वल टू b/2a का होल स्क्वायर माइनस c/a। कितना सिंपल हो गया, ठीक है। तो अपन ने क्या करा, बस सिर्फ कंपेयर किया, ठीक है। आई होप आपको ये मेथड समझ में आ रहा होगा, है ना। चलो अगर ये समझ में आया तो अपन को अब सेकंड जो इसका क्वेश्चन है वो करने में हमको दिक्कत नहीं होगी। अच्छा ये जो अपन कर रहे हैं, तो अपन इससे पहले हम लोग जो कर रहे थे क्वेश्चन, उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि फैक्टराइजेशन के मेथड देखना चालू किए थे। तो उसमें फैक्टराइजेशन चालू किया था रूट निकालने के लिए। तो अगर आपकी एक्सरसाइज जो 4.2 है उसको आपको करने में मदद मिलेगी उस क्वेश्चन से। यहाँ पर हम लोग जो अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, इससे हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज जो 4.3 है उससे आपको हेल्प मिल सकती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास वो है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो बस अपन को इसमें क्या ध्यान रखना है, इसका फॉर्मेट जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में सॉरी। तो वो क्या था, वो कुछ x² प्लस b/ax प्लस b/2ax 2a टू द होल पावर 2, यहाँ पर x नहीं होगा, ओके, इज इक्वल टू b/2a टू द होल पावर 2 माइनस c/a। तो आप लोगों को जैसे पता है कि ये किसकी तरह रिएक्ट करेगा या ये किसकी तरह दिखेगा, ये दिखेगा अपन को a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह। तो सेम एज इट इज़ इसको कंपेयर कर लेना है। अच्छा ये आया कैसा था, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जो आइडियल हम लोगों ने इक्वेशन लिखी थी क्वाड्रेटिक की। अब सिर्फ कंपेयर करना है, ठीक है। सो x² एज इट इज़, देन उसके बाद क्या लिखा है प्लस b/a। तो b/a से आप लोग क्या समझते हो,
4√3 अपॉन ए भी कितना है 4 इंटू एक्स प्लस बी कितना है 4√3 अपॉन 2 इंटू 4 है ना, टू द होल पावर 2 इज इक्वल टू वेट। तो अब अपने पास जो वैल्यू आ रही है इस तरफ भी वही होगी सेम, 4√3 अपॉन 2 इंटू 4 टू द होल पावर 2 माइनस सी अपॉन ए मतलब 3/a मतलब 4। ठीक है, तो अब इसमें देखो आप लोग क्या दिख रहा है आप लोगों को, आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल होता हुआ दिख रहा होगा, यहाँ भी 4 से 4 कैंसिल होता हुआ दिख रहा होगा। तो आपको ये क्या दिखेगा, ये दिखेगा कुछ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 टू द होल पावर 2। ठीक है, ये देखिए आपको ये ऐसा कैसे लिख लिया मैंने, ये क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर है। ओके, एंड सिमिलरली यहाँ भी 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो √3/2 टू द होल पावर 2 माइनस 3/4। अब आप इसको थोड़ा सा अच्छे से अगर सॉल्व करते हो तो आपको क्या दिखेगा, देखो ये दिखने वाला है x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 टू द होल पावर 2 इज इक्वल टू 3/4 माइनस 3/4। अच्छा, 3/4 कैसे आया, √3 का स्क्वायर होता है 3 एंड 2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक है, क्योंकि √3 को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 1/2 और एक और 3 का पावर 1/2 होगा तो बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो उससे 3 आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना मिलता है 3। तो 3/4 से 3/4 तो RHS वाली साइड है वो तो 0 हो गई। तो इसका मतलब हमारे पास जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, x प्लस √3/2 इज इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू माइनस √3/2। ठीक है, तो यहाँ पर तो x की एक ही वैल्यू आई। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पर जो इसका d होगा अपन बात करेंगे वैसे तो, पर यहाँ पर x की जो वैल्यू है कितनी, -3/2। अगर यहाँ पे ये तो 0 हो गया, इसको अगर मैं इधर लेके जाऊँगा तो प्लस माइनस करके आएगी वैल्यू, वो 0 पे, तो 0 का प्लस माइनस कोई मतलब बनता नहीं है। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि 3x प्लस √3/2 इज इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू माइनस √3/2। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग जैसे प्रीवियस क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके थे और ये भी, तो ये टाइप के जो क्वेश्चन है आपकी 4.3 एक्सरसाइज को करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, और इसके बाद अब जो अपना मेथड बचता है वो होगा श्रीधराचार्य मेथड या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और उसके बाद हम लोग देखेंगे नेचर्स ऑफ रूट के ऊपर कुछ क्वेश्चन, जैसे आपकी 4.3 का कुछ बचा कुचा पार्ट और 4.4। ठीक है, जो कि आपको अगर आप नेचर ऑफ रूट्स पे अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो उसको आप क्लास 11th में भी देख सकते हो। ठीक है, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, और ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं आ रहा है या कुछ नहीं, तो जो भी यहाँ पे पढ़ा जा रहा है एक बार आप उनको देखिए, अच्छे से समझिए। ठीक है, तो उसको हम लोग फिर अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।